हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने अभी तक डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स क्या है बच्चे? जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, कोई भी चीज फ्रीज कब होती है कोई बताएगा? मैंने अभी बताया था। कनिका तुम बता सकती हो फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है? हिमांशी अभी मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। एक बात तो नहीं, तस्लीम क्या तुम बता सकते हो फ्रीज? जैसे बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैम ना। जब कोई चीज फ्रीज करनी शुरू हो जाती है। तो फ्रीज करने कोई चीज कब होती है? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड स्टेट में जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। प्रेशर ऑफ सॉलिड। एक और लाइन लिखते हैं शायद हम इसमें, vapor pressure of the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid is called freezing point। ठीक है भाई, वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो गया किसके? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ये बात? वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। लेकिन जब मैं अपने किसी भी चीज में ये लिक्विड में कोई भी अगर सॉलिड ऐड कर देती हूँ, कोई सॉलिड मैंने ऐड किया, तो अब क्या होता है बच्चे? जो भी आपका वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर वो क्या होता है? कम होता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बच्चे? ग्राफ बनाऊंगी तो अगर मैं इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चे यहाँ पे इसका? डिक्रीज। सॉल्यूशन सॉल्वेंट का अगर ये है तो वेपर प्रेशर का ग्राफ, और ये मोल इसमें वो है आपके फ्रैक्शन क्या, और ये किसका है? आपका सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बच्चे? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब हम बॉइलिंग पॉइंट कर रहे थे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा था? बॉइलिंग पॉइंट भाई इधर हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बोलो भाई, यही कर रहे थे ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आपका सॉल्यूशन का जो ये जो भी आपका वेपर प्रेशर है वो क्या टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर का ग्राफ क्या हो जाएगा भाई? टेम्परेचर आपका जहां पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे सपोज आ रहा था, तो अगर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। बात समझ में आई? और ज्यादा क्या हो जाएगा? टी फाइनल सपोज 0 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा? -0.25, मतलब और नीचे डिप्रेस हो गया। समझ में आई बात? ग्राफ समझ में आया? एक बार और देख, आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर का आपने ग्राफ ड्रॉ किया, देख रहे हो सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो, और सॉल्यूशन का जो है वो थोड़ा प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। आप लिक्विड में कोई भी सॉलिड डालोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे? कम। ठीक है, तो कम होने की वजह से जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या हो गया? डिप्रेस हो गया, मतलब और थोड़ा सा क्या हो रहा है? लेट हो रहा है फ्रीज। कोई भी चीज क्या हो रही है? लेट हो रही है। उसको सॉलिड के वेपर प्रेशर तक पहुंचने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो जो आपका आपने ग्राफ बनाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, उसमें तो सॉल्यूशन का जो यहाँ पर देखते हैं हम टेम्परेचर, तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। बोलो भाई, टी फाइनल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चे आपका? और भी ज्यादा क्या हो गया? कम हो जाता है। यानी -0.25 होगा सपोज, या कुछ भी, मतलब कम हो गया 0 डिग्री से। अगर कोई चीज 0 डिग्री पे टेम्परेचर वो कर रही है, तो यानी कि आप क्या कहोगे? जो डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा टी एफ, वो क्या है? इनिशियल माइनस टी फाइनल फ्रीजिंग के लिए। और बॉइलिंग के लिए जो होता है वो क्या रहती है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस मैम। क्लियर है? आपका कोई भी, आप किसी प्रियांशी, अगर आप कोई भी लिक्विड में सॉलिड ऐड करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट जो भी होता है वो क्या होता है? डिप्रेस, मतलब कि और ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो ज्यादा, फाइनल वैल्यू कम। तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। क्लियर है? ये याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब आपके पास कभी कभी डेल्टा टी आपने निकाल लिया, वो पूछेगा फाइनल वैल्यू बताओ क्या है, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है, निशान का। ठीक है ना? बात समझ में आ गई?
सपोज उसने बोला कि डेल्टा टी फ्रीजिंग पॉइंट किसी का 0.25 है, फाइंड इट्स फाइनल प्रेशर, निकाल लोगे फाइनल टेम्परेचर, ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है तो निकाल लोगे भाई फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, हाँ या ना। डेल्टा टी अगर आपको गिवन है और इनिशियल आपको पता है 0 डिग्री होता है तो फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस 0.25 डिग्री, बोलो भाई, है ना। इसलिए इस चीज के लिए ये याद रखना है आपको ये पॉइंट। अब आ जाते हैं, ये पता है डेल्टा टी ये तो शायद मैंने बता दिया था कि डेल्टा टी एफ, मुझे बताना एक बार हुआ था, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, यहाँ पे के एफ लगाओगे और इस के एफ को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। हुई थी ये बात? यस मैम, ये हो गया था, है ना। मैंने फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन नहीं किया था इसलिए मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। फॉर्मूला हमने कर लिया था कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके मैं मोलर मास निकाल सकती हूँ भाई, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यस मास ऑफ सॉल्वेंट और ये 1000, है ना, बोलो भाई, है ना। फिर उसके बाद मैं इसको क्या कर सकते हैं, मेरे को अगर मोलर मास का इन में से कोई भी कितने वेरिएबल हो गए 1 2 3 4 5 में से अगर कोई मुझे 4 गिवन है तो निकाल सकती हूँ मैं फिफ्थ बार। यस मैम। अब गुड इवनिंग, ऑस्मोसिस मींस क्या होता है निधि जी, ऑस्मोसिस मींस क्या होता है? ऑस्मोसिस मतलब बच्चे जब भी आपका लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, वाटर कहां से कहां मूव करता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ भी ऐड कर लेना भाई, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मैं ये लिख सकती हूँ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस समझ में आया? कोई है जिसे दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस समझ में आया? हैंड रेज करो भाई, कोई बताऊंगी वरना मैं सोच रही हूँ क्या गया समझ में। बोलो भाई, शिवम, प्रियांशी, निधि, रोशनी, दीपू, तस्लीम, बोलो हाँ, क्या समझ नहीं आया? समझ में आ गया? इंदर शर्मा, समझ में आया? समझ आ गया। बता दो। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में देखो मैं क्या लिख रही हूँ, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब मेरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी बच्चे, मतलब कि वाटर उसके अंदर क्या है, ज्यादा। लोअर कंसंट्रेशन मींस उसके अंदर जो है सॉल्यूट वो कम, लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या हुआ भाई, सॉल्यूशन की कम कंसंट्रेशन, मतलब कि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, लोअर कंसंट्रेशन मींस क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। बोलो भाई, यस मैम। सॉल्वेंट, क्लियर है ये बात? मतलब वाटर का ज्यादा तो यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो, सॉल्यूशन की, वाटर ज्यादा सॉल्वेंट ज्यादा, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि कम है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ ये वाली पॉइंट बात? एक में निकला, हाँ या ना बता दो भाई, मैं बार बार बोलती रहूंगी वरना। मैम क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ठीक है प्रियांशी, अगर अब मेरे सॉल्यूशन में, अगर आपके पास सॉल्यूशन में मैं, ये क्या बन गया, ये तो ठीक से बताएंगे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वो है, क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मींस हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर हाई है बच्चे तो इस बात का मतलब है कि वाटर की कंसंट्रेशन कम रहेगी, लो कंसंट्रेशन ऑफ
सॉल्वेंट मैम स्टक हो गई स्किन, क्या हो रहा है स्क्रीन पर रुक गई, पॉज हो गई। सबके लिए? यस मैम। Yes, ma'am. अब कर रही है। अब ठीक है, चल रही है? कुछ लिख रही हूँ, दिख रहा है? नो मैम, मिटा रही हूँ? नो मैम, मिटा रही हूँ तो दिख नहीं रहा? अभी लोअर कंसंट्रेशन वाला मिटा दिया, दिख रहा है? एक मैम स्टक हो गई पूरी तरह। मेरे पास ठीक है, एक बार मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करके फिर क्लियर दिख रही है अभी? यस ठीक है। मैम, अब आपके हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि आपके पास लो कंसंट्रेशन है, किसकी? लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है ये बात? यस मैम, ठीक है। यस मैम। तो बस यही लाइन मैंने लिखी थी। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दो तरीके से आपको, कब आप देख रहे होंगे कहीं तो कभी लोअर से हायर लिख दे रहे हैं, कभी लिख दे रहे हैं हायर टू लोअर, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर रियल में हो क्या रहा है। आपका चेंज हो रहा है यहाँ पर। जब उन्होंने लिखा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस बात का मतलब सेम है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? कि जहां पानी ज्यादा होगा वहीं से तो जहां पानी कम है उधर ही मूव करेगा ना। आप एक यस किशमिश, मैम, और इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस के आपके तीन टाइप्स होते हैं, हाइपर, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है। हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस, जो आइसोटोनिक मींस दोनों दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है? सेम है। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये तो मैंने बताया नहीं, तो ध्यान से सुनो। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस क्या होता है? आपके पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है ना? एक तो सॉल्यूशन है ए, एक सॉल्यूशन है यहाँ पर ए और एक सॉल्यूशन है यहाँ पर बी। इन दोनों को कनेक्ट किया मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसपीएम। और ये होता क्या है? जिसमें से आपके सॉल्यूट के अलावा बाकी जितने भी छोटे पार्टिकल है, यानी कि सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो सॉल्यूट से छोटा है, वो पास हो जाए बस। और सॉल्यूट जो भी आपके आयंस रहते हैं वो वहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई? सॉल्यूट पास नहीं होगा, बाकी जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है वो बहुत छोटा है तो वो सेमी परमिएबल से पास हो जाएगा, दैट इज एसपीएम मेम्ब्रेन। ठीक है। तो जब आपका यहाँ सॉल्यूशन बी में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बात समझ में आई? किसकी बोल रही हूँ मैं? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ मैं, कह रही हूँ वो ज्यादा है। तो सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? वाटर की यहाँ से यहाँ मूव करेगा, बी टू ए मूव करेगा। वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा तो ए से वाटर ए बी से ए में मूव करेगा, तब तक करेगा जब तक कि दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। बात समझ में आई ये वाली? तो यस मैम, जो यहाँ पर मैं प्रेशर लगा रही हूँ जिसकी वजह से वाटर जो है, इस वाले सॉल्यूशन का वाटर इधर से इधर मतलब रोक दूं, वो वाला प्रेशर, प्रेशर एट विच स्टॉप द ऑस्मोसिस, जो क्या करे? ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई? अगर मैं अपने लिक्विड सॉल्यूशन ए में एक ऐसा इतना प्रेशर जनरेट करूं कि यहाँ का जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी बी से ए में मूव ना करे, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई? which stop the osmosis is called the osmotic pressure। क्लियर है करने का? यही अब मैं हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक निकाल दी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चे? आपका जैसे आप एक इसको हम लैब में उससे भी करते हैं, एग्जांपल भी करते हैं क्या, कि किशमिश को हम वाटर में डाल देते हैं, नहीं ये वो हाइपोटोनिक होता है सर। आपने एक किशमिश ली, जिसको किशमिश मत पता, देखिए क्या बोलते हैं किशमिश को इंग्लिश में? रेसिन। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या समान जी? रेसिन, रेसिन। रेजिन, रेजिन है ना? रेजिन को आपने क्या करा? रेजिन आपने ली यहाँ पर अपने वाटर में रख दी। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वैसे हम खीर वगैरह में रखते हैं तो वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। बोलो भाई, मोटी हो जाती है। क्यों हो गई? क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी?
ज्यादा थी, वाटर की कंसंट्रेशन बाहर क्या थी, ज्यादा, वाटर जो है सेल के अंदर मूव कर गया। इस प्रोसेस में क्या हुआ, सेल क्या हो गई, स्वेल हो गई। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो मैंने याद रखा है इसको, हाइपो मीन्स मोटा हो जाना। ठीक है, बात समझ में आई। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलो भाई। Yes, ma'am. हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या Yes, होता ma'am. है, हाइपरटोनिक का एग्जांपल है कि आपने अपने पास आपकी जो सेल होती है ना, रेड ब्लड सेल, आप जब उसमें इंजेक्ट करते हैं कुछ चीज, तो आपने वहां पर जो है 95% 0.9% सॉल्यूशन के साथ ही ऐड करना है। अगर 0.9% सॉल्यूशन से आप कंसंट्रेशन क्या कर देते हो बच्चे, ज्यादा ले लेते हो, जो आपने इंजेक्शन डाला है, जो आपने इंजेक्शन अपनी बॉडी में डाला, उसकी अगर परसेंटेज 0.9% से ज्यादा हो गई, सॉल्यूशन मोर हो गया, तो आपका क्या होगा, सेल में पानी ज्यादा है, सेल में पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा हो गई, और बाहर क्या हो गई पानी की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो गई ना। जब आपने 0.9% से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली, सॉल्यूशन लिखा याद रखना, तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। तो आपकी जो रेड ब्लड सेल है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। वाटर जो है वो लॉस कर देते, सेल लॉस कर देती है, जो कि जो क्या होता है, हाइपरटोनिक। तो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपका बन गया। क्लियर हुई बात। हाइपरटोनिक में हाइपर से याद रखो र, श्रिंक हो गई सेल, यानी कि बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई, सेल के अंदर ज्यादा हो गई, तो इसलिए पानी सेल से अंदर से बाहर आ गया। क्लियर है ये बात। हाइपर, हाइपो, आइसोटोनिक क्लियर है। इन सब में से किसी का ज्यादा काम नहीं है, आइसोटोनिक का ज्यादा काम होता है। हाँ, हो सकता है कि आपको दो जगह प्रश्न निकालने के लिए बोल दे और फिर बोले कि बताओ कौन सा है, तो आप देखोगे जहां सॉल्यूशन में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, वो हाइपोटोनिक, और जहां कम हो जाएगा प्रेशर, वो क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिक। क्लियर है। जहां प्रेशर इक्वल, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, जहां दो सॉल्यूशन का प्रेशर बोला है इक्वल है, तो ए का प्रेशर बी का प्रेशर इक्वल लिख दो। क्लियर है। आइसोटोनिक आया ना, Isotonic. ठीक है। Yes, अब ये प्रेशर आपका जो होता है, इसको हम इक्वल टू होता है ये आपके कंसंट्रेशन, आपका गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। I इज इक्वल टू CRT, और C इसमें क्या है, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन है C, जो कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। क्लियर हुई बात। सारी टर्म इसमें से ऐसी कोई टर्म है जो ना पता हो भाई, सारी टर्म पता है, कौन सी होती है, नंबर ऑफ मोल। अगर मैं इससे मोलर मास निकाल सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल मींस गिवन मास अपॉन में मोलर मास, बोलो भाई, आया ना, मोलर मास निकाल सकती हूँ। अच्छा, हमारे जितने भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करी, बॉइलिंग पॉइंट वाली, एलिवेशन वाली, रिलेटिव लोडिंग वाली, उन सबसे हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, अपने सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे ना। Yes, ma'am. एंड में हम उससे मोलर मास कैलकुलेट करना सीख रहे थे, मतलब देख रहे थे किसी भी चीज का। तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है उन तीनों में, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला होता है, कि इजी होता है फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो भी आपके पॉलीमर हो गए, एंजाइम हो गए, प्रोटीन हो गए, ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। इनको हम इजीली इस मेथड से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। क्योंकि यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर देखना है कितना हुआ, टेम्परेचर देखना है उसका, ये तो कांस्टेंट है ही। क्लियर है। तो ये वाला जो मेथड होता है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन के, कौन सा मेथड है जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सुटेबल है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। क्लियर हो गई बात। Yes, ma'am. ठीक है। अब जरा हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर ली, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें, लिखोगे अपनी कॉपी में क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, लिख रहे हो क्वेश्चन अपनी कॉपी में, 0.05। अभी मैं लिख रही हूँ, आप भी लिख लो अपने यहाँ। 0.05 नॉर्मल सुक्रोज सॉल्यूशन एट 5, अच्छा टेम्परेचर जो आप केल्विन में लोगे, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, फाइंड आउट द
concentration of glucose solution which is isotonic with sucrose solution यहाँ पे आपके पास दो पते हैं क्या 17.1 गिवन है यहाँ पे? चलो ये बताओ मुझे, इसमें दो चीजें दी है, कौन कौन, ग्लूकोज और सुक्रोज। उसने बोला व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.05 नॉर्मल सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज सॉल्यूशन 0.0 एट 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सुक्रोज का बताना है मुझे। किसका बताना है मुझे इसमें? सुक्रोज का मुझे बताना है कि कितना होगा। व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन, कितना होगा सुक्रोज सॉल्यूशन का प्रेशर पाई इक्वल टू सी। कितनी है कंसंट्रेशन? 0.05। बोलो भाई आर कितना है? आर कितना लेते हैं हम? 0.082। अगर लीटर में होता है भाई, आप हमेशा इसमें आर की वैल्यू किसमें लोगे भाई? 0.082। क्लियर है ये बात? एटीएम लीटर है ना, तो किसमें वॉल्यूम जो है हमारा लीटर में होगा ना, यहाँ पे ये नॉर्मल में है तो वॉल्यूम आएगा ना इसमें। तो आर की वैल्यू 0.082 होती है लीटर एटीएम में। 5 डिग्री सेल्सियस क्या लिखूंगी भाई? टेम्परेचर 278। कितना आंसर आ रहा है इन सबको मल्टीप्लाई करके? जो भी इसका आंसर आ रहा होगा मल्टीप्लाई करके, वो क्या है? इसका सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्लियर? ठीक है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया किसके लिए आपका? ये सुक्रोज के लिए। क्लियर? आया ना? इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? ये यहाँ पर खत्म है एक पार्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब बोल रहा है ग्लूकोज सॉल्यूशन की बताओ विच इज आइसोटोनिक विद सुक्रोज। तो पहला तो है आपने सुक्रोज का निकाल लिया। बोलो भाई सुक्रोज का प्रेशर आपके पास आ चुका है? इस फॉर्मूले से सुक्रोज का आ गया। सी आपने ग्लूकोज के लिए निकालना है क्योंकि वो आइसोटोनिक है, मतलब कि पाए ग्लूकोज जो है वह इक्वल टू होगा किसके? सुक्रोज के। आया ना? ग्लूकोज का निकालना है। आर रखा, टेम्परेचर रखा, टी आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। बात समझ में आई? आया ना? आ जाएगी ना कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज? कोई है जिसे समझ में आया? रिपीट कर दूं? कनिका, इंदर, गौरव, सीमांशी। हमने सबसे पहले पाई सुक्रोज का निकाला क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन थी और आर गिवन था आपके पास 0.082, टेम्परेचर आपके पास गिवन था, तो सुक्रोज की मेरे पास प्रेशर आ गया। अब बोल रहा है आइसोटोनिक विद सुक्रोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन निकालो। तो ग्लूकोज के साथ आइसोटोनिक है, यानी कि जो सुक्रोज का आया था वही आपका ग्लूकोज का हो जाएगा और सी कंसंट्रेशन ग्लूकोज के लिए आप निकाल लोगे। हो जाएगा? बोलो भाई हाँ या ना? यस मैम। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन बताओ, ग्राम पर लीटर यानी कि कितने ग्राम डिसॉल्व होगा। अगर वो मुझे क्वेश्चन पूछ ले, कंसंट्रेशन तो आपकी मोल पर लीटर आएगी। बोलो भाई कंसंट्रेशन क्या आएगी? मोल पर लीटर। ग्राम पर लीटर बता दोगे क्या होगा? इसका आंसर कितना आएगा जरा कोई बताएगा? कितने मोल्स आ रहे हैं? कितना आया? पाई की वैल्यू कितनी आई थी? चलो इसे सॉल्व करना अपने आप, ठीक है? कल की क्लास में मुझे बताना। बच्चे जो भी आपके नंबर ऑफ मोल आएंगे, नंबर ऑफ मोल, आप उसको गिवन मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो भाई। मैम। आपके पास क्या आ जाएगा? गिवन मास आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना भी कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इक्वल टू आ गया आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर आप उसको वहां सॉल्व ना भी करो, अगर उसने ना पूछा होता, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रही हूँ। पाए सुक्रोज, सुक्रोज इक्वल टू है किसके? पाए ग्लूकोज के। यस और नो?
Yes, ma'am. ठीक है, इसके लिए भी मैं लिखूंगी C सुक्रोज मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T. यस, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज R मल्टीप्लाई T. Yes, ma'am. जीरो पॉइंट जीरो फाइव होगा, आंसर आ रहा है. तो देखो R दोनों तरफ है, R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, तो बोलो भाई कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. Yes, ma'am. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज यहाँ से जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज निकाल, ये कितना आया था 0.05. Yes, ma'am. जीरो 0.05 कंसंट्रेशन है आपकी किसकी, सुक्रोज की. क्या मैं इसको ग्राम पर उसमें लिख सकती हूँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास. गिवन मास Yes, कितना ma'am. आएगा, गिवन मास कोई बताएगा भाई, गिवन मास इक्वल टू, यहाँ पे भी गिवन मास अपॉन में मोलर मास. वॉल्यूम भी दोनों साइड से हट गए, बोलो भाई वॉल्यूम जो भी था दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना. कंसंट्रेशन इक्वल है, चेंजेस क्या रहा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास. गिवन मास ये सुक्रोज का है इस तरफ, और इस तरफ है आपका ग्लूकोज का. 0.0 गिवन मास निकाल सकते हो भाई, आपके पास नॉर्मल दिया हुआ है. मोलर मास कितना होता है सुक्रोज का, बोल दो कोई भी. सुक्रोज का मोलर मास पता है किसी को, सुक्रोज गिवन मास, सुक्रोज गिवन मास कितना होगा 342 मल्टी 342 ही होता है ना, Yes, है ma'am. ना. 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे 17.1, यानी कि 17.1 ग्राम ग्लूकोज, मोलर मास 342 इक्वल टू है आपका ग्लूकोज का गिवन मास जो आपको निकालना है. मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180, गिवन मास आपका आ जाएगा कि कितने ग्राम उसमें ग्लूकोज डिसॉल्व किया, 9 ग्राम पर लीटर. अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट हम ऐसे यहीं तक कर सकते थे, मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए किया, लेकिन आप करोगे तो डायरेक्ट यही लिखोगे है ना, कि भाई सी सुक्रोज बराबर हो गया सी ग्लूकोज के, क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ था कि प्रेशर दोनों के इक्वल थे, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो जो भी इसकी कंसंट्रेशन थी वो इसकी कंसंट्रेशन के बराबर हो गया. कंसंट्रेशन में क्या बराबर रहेगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स Yes, ma'am. N1 अपॉन में V, N2 अपॉन में V से V भी कैंसिल, नंबर ऑफ जितने आपके नंबर ऑफ मोल थे किसके, सुक्रोज के, वो इक्वल टू ग्लूकोज के. सुक्रोज के नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, डिवाइड में गिवन मास ग्लूकोज का अपॉन में मोलर मास. गिवन मास आपने निकाल लिया था सुक्रोज के लिए क्योंकि आपके पास उसकी कंसंट्रेशन थी 0.05 नॉर्मल, मल्टीप्लाई किया आपने किससे, क्लियर है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या तो ये डायरेक्टली यहीं पे लिख देते आप सी की वैल्यू. चलो हमारी ये बात हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर की और इस सब. बच्चे जब हमने क्वेश्चन कर रहे थे, इसके मतलब एक्सपेरिमेंट किया हमने, तो हमने देखा कि हमारे एक्सपेरिमेंट में करते हुए आपका जो भी कोई क्या था मास था, ये मोलर मास निकाल के दे रहे हैं ना, ये फॉर्मूले हमें इसका एक एग्जांपल से समझाती हूँ. मोलर मास किसके इक्वल होता है, केबीएम वाला जो फॉर्मूला था बताया, वो केबी मल्टीप्लाई गिवन मास अपॉन में डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई, और क्या रहेगा भाई यहाँ पे 1000, नीचे और कुछ रहेगा, यही होता है फॉर्मूला, कुछ छूट गया. मोलर मास निकालते थे हम ये इडियोस्कोपिक कांस्टेंट वाले से, तो ऐसे ही आएगा. नहीं समझ में आया कहां से आ रहा है, आया ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हो भाई. गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट है क्या, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. क्लियर हुआ आप कहां से आया ये, आया Yes. ना तो बता दो. ऊपर वाला मोलर मास का फॉर्मूला कहां से आया, याद है, भूल गए, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000 और यहाँ पे केबी
बस यहाँ मोलर मास ऊपर ले गई, डेल्टा टी भी नीचे ले आई। बोलो भाई हाँ या ना? मोलर मास, ठीक है। अच्छा थम्स अप भेज रहे हो, मैम ठीक है मनोज कुमार जी, आपका आपने इससे मोलर मास निकाला, आपके पास जो भी फॉर्मूला था, लेकिन जब आप सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो सॉलिड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर, तो आप देख रहे थे कि आपका मोलर मास जो है वो क्या हो रहा था, गलत आ रहा है। मतलब कि आपने मोलर मास जो भी वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, अगर सपोज इसके कैलकुलेट करने के बाद मेरी वैल्यू आई 90, ठीक है, इससे कैलकुलेट करा तो 90 आई, पर एक्चुअल में होती 180 है। बात समझ में आई क्या हुआ? एक्चुअल में होती 180 है, और आज इस फॉर्मूले के थ्रू अगर मैं निकाल रही हूँ मोलर मास की वैल्यू तो वो 180 आ रही है, या 90 इससे आती है और उससे 180 आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? आपके पास जो NaCl था, जैसे आपने NaCl को डिसॉल्व किया, ये एक एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मैंने NaCl सपोज डिसॉल्व किया, कोई आयन अगर मैं डिसॉल्व कर रही हूँ, ऐसी मैंने पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व किया, ध्यान से सुनना, वन टॉप फैक्टर के इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। NaCl को जब मैंने डिसॉल्व किया तो वो 1 मोल मैंने ये लिया, और सपोज ये कंप्लीटली डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, ये कंप्लीट डिसोशिएट हो गया। डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ। तो इसमें 1 मोल तो Na प्लस के आयन आ गया, क्लोराइड के भी 1 मोल आएंगे, यस और नो? यस मैम। अगर आप 1 मोलर ये लेते हो NaCl सॉल्यूशन, तो 1 मोल Na प्लस निकल गया, 1 मोलर, और 1 मोलर क्लोराइड आयन आ गया सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हम कैलकुलेट तो क्या कर रहे हैं कि हमने 1 मोलर ही लिया, लेकिन एक्चुअल में आ कितने मोल गए हैं सॉल्यूट के? 2 मोल आ चुके हैं वहां पे। ऐसे पोटेशियम सल्फेट में कभी मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया तो यानी कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ, तो 2 तो आ गए K प्लस के और एक आया सल्फेट का आयन। तो आपने कैलकुलेट तो किया था इसको 1 मोल, जब आपने फॉर्मूले में रखा इसका नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपन में मोलर मास करके, तो वो 1 मोल के लिए रखा नंबर ऑफ मोल, लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल कितने मिल गए हैं सॉल्यूशन में? 2 मोल तो मिल गए पोटेशियम के, क्योंकि आयन डिसोशिएट हो गए, टूट गए। 2 मोल मिल गए पोटेशियम के और 1 मोल मिल गया किसका? सल्फेट का। 3 मोल टोटल हो गए हैं। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 गुना कम आ जाएगा ना। एक्चुअल में जो आना चाहिए था उससे आंसर 3 गुना कम आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू थी इसको हमने इंट्रोड्यूस किया डेल्टा टीबी आई, वन टॉप फैक्टर मतलब आयोटा लगाया KBM। यहाँ आई जो वैल्यू है इस बात का मतलब है जितने आयन वहां पर क्या हुए हैं वो डिसोशिएट हुए हैं, हमने उसको मल्टीप्लाई भी करा साथ में। ऐसी फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हुए किया। ऐसे ही आपका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर था उसमें भी आपने किया कि आयोटा को मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर में भी करा, ICRT। बात समझ में आई? आयोटा मतलब क्या? आयोटा वन टॉप फैक्टर मींस क्या है? वन टॉप फैक्टर मींस ग्लूकोज के लिए सेम है, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या लिखा है दीपक मीना ने, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए? पीछे वाले क्वेश्चन का पूछ रहे हो? अभी क्लियर है? पीछे वाला क्वेश्चन जो तो पूरा बता दिया था। आपने आयोटा आप जो लगा रहे हो वो क्या, ये क्या कर रहा है आपका जो भी डिसोशिएट हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन ऐसा भी होता है, एक एग्जांपल है आपका एसिटिक एसिड इन एसीटोन। एसिटिक एसिड एसीटोन में एक्चुअल में इसके साथ होता क्या है? एसिटिक एसिड के साथ ये क्या कर जाते हैं, एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है CH3OH क्या हो गए, ये दोनों 2 मॉलिक्यूल के एक बन गए। मतलब कि क्या हो गया इसमें? डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मींस क्या कि आप कैलकुलेट तो कर रहे थे जहां 2 मॉलिक्यूल CH3COH के, पर एक्चुअल में वो सॉल्यूशन के अंदर जाके 2 का क्या हो गया है? एक मॉलिक्यूल बन गया है। बात समझ में आई? ये हो गया जो ऊपर मैंने डायग्राम ये बनाया, मैं दोबारा नहीं बना। क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्या कहना चाह रही हूँ मैं? वहां क्या हो रहा था? डिसोशिएशन। यहाँ पर क्या हो गया? एसोसिएशन। मतलब कि 2 मॉलिक्यूल जिन्हें मैं काउंट कर रही थी 2, लेकिन वो सॉल्यूशन के अंदर जाके बन गए हैं क्या? एक। बात समझ में आई? यस मैम। निधि क्लियर हुआ क्या कह रही हूँ मैं? रोशनी, सीमांशी, अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, तस्लीम, ma'am. शिवम,
Yes, ma'am. शिवम समझ में आया कि आपका वहां पर क्या हुआ था डिसोसिएशन, यहाँ पर क्या हो गया एसोसिएशन। जब आपका एसोसिएशन हो गया बच्चे, जो आपका आना चाहिए था उससे वैल्यू क्या आ रही है आपकी आनी। सपोज इसके मान लेते हैं, इसके लिए आपकी एक्चुअल वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी इस फॉर्मूले के थ्रू, बॉइलिंग पॉइंट वाला लेते हैं, डेल्टा टीबी केबी एम आपने रखा, तो आपकी वैल्यू आ रही थी यहाँ पर, अच्छा जो ये मोलर मास की वैल्यू जो आ रही थी, मोलर मास के लिए जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी आपकी मोलर मास 90 आ रहा था उस फॉर्मूले की, ठीक है, जो आपने अभी केबी वाला फॉर्मूला किया उसके थ्रू 90 आ रहा था। लेकिन जब आपका मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गया, मतलब कि ये वैल्यू तो कम आएगी, ये वैल्यू एक्चुअल में होती कितनी आएगी, कितनी होती कितनी है एक्चुअल में 45 होती होगी, 45 मतलब इसका मास होता होगा, और मुझे दिख कितना रहा होगा फॉर्मूले के थ्रू ये 90, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो आयोटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चे, कम। फॉर एसोसिएशन आयोटा वैल्यू इज लेस देन 1, फॉर डिसोसिएशन आयोटा वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई? या लिख लो इसे, वन टॉप वैल्यू, वन टॉप बोलते हैं इसको, वन टॉप। फॉर डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर देन 1। जब भी आपका मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गया तो यानी कि आपकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा दिखाएगी, ज्यादा आनी चाहिए, एक्चुअल में ज्यादा होगी। डिसोसिएशन के आयोटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के आयोटा की वैल्यू लेस देन 1। बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक, अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। जरा एनसीईआरटी ऐप नहीं खोल के रख सकते हो एनसीईआरटी अपने सामने? Yes, ma'am. एनसीईआरटी खोल के रख सकते हो, जरा क्वेश्चन देखना जरा, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा है, बाकी सारे सॉल्व हो जाएंगे। देख रहे हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन? कल की क्लास में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवा दूंगी, जो भी टफ है, जो आपको नहीं आते हो वो भी पूछ लेना, ठीक है भाई? ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, इसमें वैसे मुझे भी कोई दिख नहीं रहा क्वेश्चन। ये क्लियर है भाई? आयोटा की वैल्यू निकालने के लिए आएगी तो भी अभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि वन टॉफ की वैल्यू निकालो, आपको डेल्टा टीबी भी गिवन होगा, केबी भी गिवन होगा, एन भी गिवन होगा, निकाल लोगे? ऐसी Yes, फाइव ma'am. के लिए भी आई गिवन, आई सी भी गिवन है, आर भी गिवन, टी भी गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन है, आपको वन टॉफ की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से क्या रिलेशन है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब NaCl के वन टॉफ की वैल्यू Na प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयोटा की वैल्यू 2 कब है? जब ये क्या हो गया है कंप्लीटली डिसोशिएट। जब ये क्या हुआ है कंप्लीटली डिसोशिएट, तो आपकी जो वैल्यू है आई की वो क्या होगी भाई 2। बोलो भाई, ठीक है? Yes, आया ma'am. ना बता दो। ऐसी पोटेशियम सल्फेट के लिए आयोटा की वैल्यू क्या होगी कंप्लीट डिसोसिएशन में? 3। Ma'am, 3. क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रही है? 3 कैसे आया? इसके लिए क्या होगी आयोटा की वैल्यू अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है तो? रोशनी, सीमांशी, क्या होगी भाई? 5. हाँ 5। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा तो 1 और 4 इसमें पोटेशियम है तो 4K प्लस प्लस FeCN6 माइनस 8। क्लियर है? बोलो भाई 5 होगी ना? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 4-5 एग्जांपल दिए जाते हैं। कंप्लीट डिसोसिएशन बताओ वन टॉफ की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है? कर लोगे? हो जाएगा क्वेश्चन? Yes, ma'am. पोटेशियम सल्फेट के लिए कितनी है? किसके लिए? पोटेशियम सल्फेट के लिए 2 तो हो गई, पोटेशियम क्या है सल्फेट का 1, कितनी हो गई 3। क्लियर? आया ना? ठीक है। अब आपके पास ये था कंप्लीट डिसोसिएशन। अब आपसे वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब पूछ रहा है, मतलब कि वहां पर डिसोसिएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। NaCl आपका एक मॉलिक्यूल था, उसमें से कुछ ही पार्ट आपका बना यहाँ पे
अगर ये 1 था तो ये 0 था, इनिशियली 0 था। जब डिसोसिएशन हुआ, आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये भाई यहाँ पर सी अल्फा फॉर्म हुआ, ये सी अल्फा, और ये यहाँ पे माइनस हो गया सी अल्फा। बोलो भाई, ये समझ में आया? ये क्या किया मैंने लास्ट नीचे? ऐसे ही अगर आपके लिए पोटेशियम सल्फेट के लिए लिखूं मैं, आपके पास ये याद है या भूल गए? 2K प्लस है, ये सल्फेट है। तो अगर ये मेरा यहाँ पे 1 था, ये इनिशियली 0 था, ये 0 था, तो आफ्टर सम टाइम ये रिलीज हुआ, तो ये कितना, अगर ये यहाँ से सी अल्फा बना तो ये कितना बनेगा? 2C अल्फा। 2C अल्फा बनेगा। यस मैम। बताया था ना? ऐसे ये माइनस यहाँ से निकलेगा, कितना कितना निकला यहाँ से? सी अल्फा। क्लियर हुई बात? कोई है जो यहाँ 3C अल्फा आना चाहिए था? कोई है जिसे ये चीज बताना हो कि बोले भाई यहाँ तो, यहाँ 2 इसके निकले, 1 इसके निकले, यहाँ तो 1 माइनस 3C अल्फा क्यों नहीं कर रहे? मनोज कुमार, कनिका, रोशनी, क्लियर है? निधि, ऐसा डाउट तो नहीं आता ना मन में कि ये 3 क्यों नहीं यहाँ पे हो रहे हैं? रोशनी को आ रहा है? क्योंकि हमारा स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जितने यहाँ से ये निकले हैं, ये सेम रहता है। ये इनका निकलना और इनका प्रोड्यूस होना, इसका जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सेम रहेगा। यहाँ से 1 निकले हैं, यहाँ 2 फॉर्म हुए, तो ये 1 निकला, ये 2 फॉर्म हुए, यहाँ पे भी 1 फॉर्म हुआ। क्लियर है? बात समझ में आई? आयोटा मीन्स कि आयोटा की जो वैल्यू है उसका मतलब होता है आपका जो भी आफ्टर डिसोसिएशन कितने था टोटल, आफ्टर डिसोसिएशन जो बचा वो, और टोटल वैल्यू कितनी बची है यहाँ पे? 1 माइनस सी अल्फा, इसका देखते हैं, 1 माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा। बोलो भाई हाँ या ना? ये लिखूंगी, कितना आएगा? 1 प्लस सी अल्फा, सी अल्फा से सी अल्फा, टोटल वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? टोटल जो आपका बचा है। अच्छा, आयोटा होता क्या है? उसके 4-5 फॉर्मूले हैं, वो देख लो। टोटल number of particles, total number of particle after association हो रहा है तो association या फिर dissociation अपॉन में total number of particle before association और dissociation। क्लियर? बोलो भाई हाँ या ना? आयोटा इक्वल टू, और क्या होता है भाई? आयोटा मीन्स और क्या? नॉर्मल मोलर मास। जो उसका नॉर्मल मोलर मास होता है वो अपॉन में जो आपने कैलकुलेट किया उसको मैं एबनॉर्मल कह रही हूँ। बात समझ में आई? एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास मतलब कि क्या? जो आप कैलकुलेट किए, जो वैल्यू आपने। बात समझ में आई? जो आप क्या किया है? कैलकुलेट किया है। ऐसी आयोटा क्या आपका नॉर्मल ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्चुअल में होती है वो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस क्या भाई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में क्या? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने कैलकुलेट की उससे जो आई वो वाली। ठीक है भाई, ये वैल्यू आपको क्या निकल कर देती है? आयोटा। अब मैं बता देती हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आयोटा के साथ क्या रिलेशन है। आयोटा आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया था उस वाले के लिए? 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस सी अल्फा। टोटल कितने थे बिफोर? 1। बोलो भाई 1 था ना? बिफोर एसोसिएशन क्या था? 1 बिफोर डिसोसिएशन। समझ में आई ये वाली बात? हाँ या ना? नहीं? इधर इस वाले के लिए क्या वैल्यू होगी जरा कोई बताएगा मुझे? टोटल कितने हैं इसमें आफ्टर डिसोसिएशन? टोटल मॉलिक्यूल कितने बचे हैं आपके पास? टोटल पार्टिकल कितने हैं? 1 माइनस सी अल्फा। तुम सब सो गए या फिर कहाँ चले गए? 1 प्लस 2 सी अल्फा अपॉन में कितने थे? 1। आयोटा इज इक्वल टू K2SO4 के लिए क्या हो जाएगा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 प्लस 2 सी अल्फा। बात समझ में आई? हाँ या ना? मनोज क्लियर हुआ?
अभी आपको इसका कोई काम नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बता रही हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। आयोटा इज इक्वल टू, सॉरी पिछली क्लास में बताया था मैंने, अल्फा इज इक्वल टू, तुम्हें नहीं बताया होगा। आयोटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 n माइनस 1 फॉर डिसोसिएशन, हमेशा याद रखना ये n आपके नंबर ऑफ पार्टिकल। अल्फा इज इक्वल टू में आयोटा माइनस 1 1 बाय n माइनस 1 फॉर एसोसिएशन। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है वहां पे कि आप पहले उसको तोड़ें और उसके बाद देखें कि उसके टोटल नंबर आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं। ये फॉर्मूला एक्चुअल में आ यहीं से रहा है। अब देखो आयोटा की वैल्यू 1 प्लस 2c अल्फा आई थी आपके पास, किसके लिए? K2SO4 के लिए। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसके लिए देखो क्या था, बताया था मैंने K2SO4 के लिए अगर अल्फा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, आयोटा की निकालनी है तो क्या हो जाएगी? K2SO4 की वैल्यू कितनी थी अल्फा की? कुछ नहीं समझ में आ रहा है इंदर, कुछ नहीं आ रहा, जब बोलोगे नहीं तो भी पता कैसे चलेगा मुझे। प्रियांशी, रोशनी बोल दो मैडम कि रुक जाओ, यहाँ ये चीज समझ नहीं आई। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या तस्वीर? रोशनी मैम आ रही है। आ रही है? हाँ, कनिका कह रही है हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई। आपके पास K2SO4 का जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, अल्फा इज इक्वल टू में आयोटा माइनस 1, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? n की वैल्यू क्या है इसके लिए, K2SO4 के लिए? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? n कितना होगा? निधि, दीपक, प्रभात, तुम बता सकते हो बच्चे n की वैल्यू क्या होगी इसमें? 3 हो रही है, समझ में आ गई बात? 3 में डिवाइड हो रहा है वो। मनोज क्लियर है? निधि, दीपू गेमर, दीपक, मीना, अरे कोई तो यस मैम। ठीक है। n की वैल्यू 3 माइनस 1 आपके पास आ गया आयोटा माइनस 1 2। ठीक है, अब आपने यहाँ 2 अल्फा इक्वल टू आयोटा माइनस 1, आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। बोलो भाई यही है? और जब भी आपने इससे किया पूरा लिख कर किया तब भी यही आ रही थी 1 प्लस 4c अल्फा। यस मैम। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी आपको याद रखनी है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ये याद रखना है लास्ट में, फॉर एसोसिएशन और फिर फॉर डिसोसिएशन। ये किस चीज से आ रहा है? अब आपके पास बच्चे इस चैप्टर से सारे न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर है, एग्जांपल का ही लिखती हूँ उसी जगह, वो समझ में आ रहा है? करा किसी ने? 2 ग्राम ऑफ benzoic acid is dissolved in अपनी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से ही कहीं ना कहीं से कुछ आएगा। इन 25 ग्राम बेंजीन शो a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene, molar depression, याद पता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किसे कहते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किसे कहते हैं भाई? कोई बताएगा? माइक ऑन करके बताओ, मैं पीछे नहीं देख रही हूँ भाई। 4.9 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या किस चीज की वैल्यू दी है ये? 4.9 ये 4.9 किसकी वैल्यू है? किसी को नहीं पता मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है? दीपक, दीपू गेमर, रोशनी नहीं पता, प्रभात नो मैम। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है? नहीं पता भाई, बताया था क्लास के अंदर। केपी के 3 नाम, केबी आपका एक तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। व्हाट इज दिस केपी?
आया याद? ऐसी फ्रीजिंग पॉइंट वाले के ये मोलर, सॉरी केबी नहीं, केएफ मोलर डिप्रेशन, ऐसी फ्रीजिंग पॉइंट वाले के लिए क्या था? केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या हो गया आपका? केएफ। व्हाट इज, याद आया भूल गए भाई? व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ acid if it forms dimer in solution, if it form dimer in solution। पहले तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट है वो 1.62 है। कैसे पता चलेगा भाई? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, यही होता है फॉर्मूला आपके पास। बोलो भाई हाँ या नहीं, यही होता है या नहीं होता? Yes, ma'am. ठीक है, आप प्रूफ कर दोगे वैल्यू निकाल के इसकी? क्या बोला है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन? मोलर मास कितना आ रहा है इसके लिए? डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.62। केएफ कितना गिवन है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना गिवन है? 4.9। मोलैलिटी आपको पता नहीं है, मोलैलिटी कैसे निकलेगी भाई? गिवन मास अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है इसने? क्या 2 ग्राम बेंजोइक को 25 ग्राम में किया तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आपको गिवन है? मास ऑफ सॉल्वेंट 1000। यहाँ निकालना क्या है आपको बच्चे? मोलर मास, क्योंकि आपको निकालना क्या, किस चीज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे निकलेगी आपको पता है? आयोटा का फॉर्मूला नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एक्चुअल मोलर मास अपॉन में नॉर्मल मोलर, ये जो एबनॉर्मल मोलर मास, आयोटा की वैल्यू अभी हमने की थी ना, मोलर मास जो एक्चुअल में होता है वो अपॉन में एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब कि क्या? जो आपका यहाँ से कैलकुलेट करके आया। मोलर मास कैलकुलेट करोगे आप इसमें, मोलर मास। गिवन मास क्या है भाई? नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। गिवन मास क्या है? कोई बताएगा? किसी के पास बुक है एनसीईआरटी की खुली हुई तो उसको पता होगा भी गिवन मास क्या है। 2 ग्राम बेंजोइक है 25 ग्राम ऑफ 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना है? सॉल्यूट का मास बता दो भैया, अगर तुम्हें किसको पता है तो। नहीं तो तुम सब सोए हो। सॉल्यूट का मास बता दो भैया कितना है, वरना तुम सब सोए हो, नहीं पढ़ रहे। 2 ग्राम में बेंजोइक एसिड लिखा है ना प्रियांशी? Yes, ma'am. सो रही हो क्या तुम तो? 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन डिसॉल्विंग 25 ग्राम बेंजीन, यानी कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड क्या है आपका? सॉल्यूट जो होता है उसका मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका? 25 ग्राम। तो आप सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको परसेंटेज निकालना है कि कितना वो एसोसिएट हुआ है। बता रहा है कि एसोसिएट हो गया है, पर कितना एसोसिएट हुआ है ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? आप पहले इस पूरे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज जो है वो पुट करके क्या निकाल दोगे? मोलर मास। जो ये वाला मोलर मास आएगा इसकी वैल्यू आएगी 241.98। ठीक है भाई, पुट हो जाएंगी वैल्यू सारी गिवन मास की। आपको पता है मास ऑफ सॉल्वेंट की पता है, मोलर मास इसको इधर ले जाओगे, इसको नीचे ले जाओगे, आपके पास मोलर, इसको खुद करके देखना, मैं सिर्फ इसके आंसर बता दे रही हूँ। 25.98 आपका मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद आपको आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आयोटा की वैल्यू मीन्स क्या बच्चे? नॉर्मल मोलर मास एक्चुअल में कितना होता है इसका? 122। नॉर्मल मोलर मास कितना होता है? 122। और जो एबनॉर्मल, ये जो निकल कर आया ये एबनॉर्मल है जो आपने कैलकुलेट किया 241.98। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? इसको डिवाइड करके बताएगा कोई कितनी आ रही है? 122 डिवाइडेड 241। रोशनी, निधि, कितना आ रहा है? कर रहे हो हाँ या ना? बोलो भाई। 122
अरे कर लो भाई, हाथ पाथ हिला लो, ऐसे मत करो यार प्लीज, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। मैम 0.56 ऐसी कुछ आ रही है। 0.501 06। ये बोलो भाई, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, आपके पास आयोटा की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है एसोसिएशन हुआ है, अल्फा की वैल्यू उसने पूछी है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अल्फा इज इक्वल टू में आयोटा -1 एंड 1/n-1। किसके लिए बताया था ये? एसोसिएशन के लिए। आपको वो निकालना कि इसमें से इतना ये डिसोशिएट हुआ, कितना बच, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, अल्फा आपको निकालना है और 0.05 आपके पास आयोटा आ गया। कितना? 0.504 0.504 था ना, -1 1/n। n क्या होगा इसमें? डाइमराइज हुआ है। n क्या है? 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। क्या हुए? 2 एक हुए ना। डाइमराइजेशन मतलब n की वैल्यू है आपकी 2 1, आपने यहाँ पे रखा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आ रहा है भाई? 1 में से माइनस किया, इसे कितना आया? 0.596 या 496 496 1/2 आपने जब सॉल्व किया तो ये कितना आ गया नीचे? माइनस का 1/2 आया ना, माइनस का 1/2 आ रहा है। इस माइनस के 1/2 को ऊपर ले गए, -1/2 अल्फा इज इक्वल टू में 0.496 अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो आपकी कितनी आ जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 0.496 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.992 अल्फा की वैल्यू आ गई, आंसर आ गई। बात समझ में? आपने बुक के अंदर देखा है क्वेश्चन को उन्होंने कैसे करके दिखाया है? पहले उन्होंने उसको डिसोशिएट करके दिखाया, फिर इतने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं अपॉन में वो। आपको वो सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपने देखा कि एबनॉर्मल आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करी। कैसे करोगे आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट? मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि आपके पास सारी चीजें यहाँ पर गिवन थी, बस मोलर मास आपको निकालने की देर थी। जो मोलर मास निकला वो आपका एबनॉर्मल होता है, मतलब एबनॉर्मल मीन्स जो आपने कैलकुलेट किया यहाँ से फॉर्मूले से, और एक्चुअल में जो होता है वो ऊपर मोलर मास। ठीक है, मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास से आपने आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करी। आयोटा एक बार आपके पास आ गया तो आप इजीली अपने ये जो रिलेशन है अल्फा, ये याद रख लेना, बस इसको याद रखना है एक तरीके से, इसे रट लो। एसोसिएशन के लिए क्या और डिसोसिएशन के लिए क्या, और ये आया कैसे अभी मैंने आपको बताया। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने इन्वॉल्व थे वो। ठीक है भाई? यस मैम। ये माइनस का नहीं आएगा? वैल्यू जो है इसकी माइनस की वैल्यू कहीं कट नहीं रही है आपकी। 0.965 जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बच्चे वो माइनस में तो होगा नहीं ना। अच्छा सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो माइनस का आएगी ना, है ना? -1 से माइनस हो रहा है ना, ये वैल्यू माइनस की आई आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। क्लियर है? और -1 बड़ा है ना नंबर। क्लियर है भाई, हाँ या ना? यस मैम। चलो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। होप सो तुम्हें अभी तक का लेक्चर समझ में आया हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना, ठीक है? जो ना समझ में आए मुझे सेंड कर देना, मैं अगली क्लास में